हमारे साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सीधे जुड़ चुकी हैं अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनुप्रिया जी, अभी कुछ दिनों पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि एनडीए ने घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है कि 403 सीटों पर आप लोग चुनाव मिलकर लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जीत के प्रति आप लोग कितना आश्वस्त हैं? देखिए, एनडीए गठबंधन में अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी, हम तीनों मिलकर बड़ी मजबूती से 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि एनडीए एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को सत्ता में वापसी करने जा रहा है और इसी के साथ हमें एक और सुनहरा अवसर मिलेगा उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का। अनुप्रिया जी, क्योंकि इस बार आपने देखा कि चुनाव आयोग ने कई तरीके की नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, प्रचार का तरीका भी अब बदल दिया गया है, वर्चुअली प्रचार किया जा रहा है, डिजिटली लोग से जुड़ रही हैं पार्टियां। ऐसे में आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, अब कोरोना की तीसरी लहर या नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो आ गया है, उसको देखते हुए जहां एक और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना है, वहीं दूसरी ओर देश की जनता के अमूल्य जीवन को भी सुरक्षित रखना है। तो इन दोनों विकट परिस्थितियों के बीच में हमने एक संतुलित बीच का रास्ता जो सुझाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि हमें वर्चुअल मोड पे अपने कैंपेन को शिफ्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तेजी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व भी हो रही है और गांव-गांव तक आज लोग सोशल मीडिया को और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जुड़ने भी लगे हैं, संवाद भी करने लगे हैं। तो जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और चुनाव को समयबद्ध कराने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल मोड पर जाने में कोई समस्या नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से मैसेज कन्वे हो पाएगा आम जनता तक, लोगों तक, क्योंकि हम प्रचार की बात कर रहे हैं अनुप्रिया जी, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हो पाई है। ऐलान तो कर दिया गया है मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कितनी सीटों पर? अपना दल को कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए, हमारी सीटों के संबंध में वार्ता अभी भी जारी है और कुछ थोड़े बहुत सीटों पर ही डिस्कशन अभी हमारा बाकी रह गया है और बहुत जल्द हम सीटों की औपचारिक घोषणा भी कर देंगे। लेकिन खबर तो ये मिल रही है मैम कि आप लोगों की वजह से ही देरी हो रही है, आप लोग ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। खबर यह है कि 36 सीटों की डिमांड आप लोगों की तरफ से की जा रही है। देखिए, हमारी पार्टी ने ऐसा कोई आंकड़ा अभी मीडिया में नहीं कहा है। हमारी बातचीत जारी है और ज्यादा या कम ये तो बड़ा सब्जेक्टिव विषय होता है। मैं अगर कुछ सीटों की मांग कर रही हूं तो वो मेरे पार्टी और मेरे कार्यकर्ताओं के अपेक्षाओं के नजरिए से हमारे लिए ठीक है और भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की दृष्टि से उन्हें कम या ज्यादा लग सकता है या हमें कम या ज्यादा लग सकता है। तो मुझे लगता है कि कम या ज्यादा कहना बड़ा सब्जेक्टिव व्यू होता है और दोनों पार्टियों का अपना नजरिया होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल आपस में बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही सीटों पर बस अब हमारी चर्चा बाकी रह गई है और हम अपनी सीटों का औपचारिक ऐलान बहुत जल्द करने जा रहे हैं। अनुप्रिया जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर यही बातचीत के में ही अगर आप लोग उलझे रहेंगे तो फिर प्रचार कब करेंगे? क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं है, पहला फेज 10 फरवरी को है। देखिए, सीटों का निर्धारण समय पर हो जितना ये आवश्यक है, उतना ही यह भी आवश्यक है कि सीटों का सही निर्धारण हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी, हम तीनों सहयोगी हैं जो मिलकर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि हर वो सीट जो हम तीनों सहयोगियों में से कोई भी राजनीतिक पार्टी लड़ रही है, जिस कैंडिडेट को भी हम फील्ड कर रहे हैं, हम उस सीटों को जीते। इसलिए सीटों के हर पहलू पर विस्तार पूर्वक गहराई से चर्चा करते हुए, विनेबिलिटी को सुनिश्चित करते हुए सीटों का बंटवारा करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन सही निर्णय होगा इतने टाइम टेकिंग प्रोसेस के बाद। इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। क्योंकि मैम आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो इसलिए बता दीजिए कि कब तक सूची का और इंतजार करें?
आप अपना प्रश्न दोहरा दें। मैं अनुप्रिया जी, voice क्योंकि crack कर आप रही इस है, वक्त मैं हमारे समझ साथ नहीं पाई। जुड़ी हुई हैं, तो हमें ही आप दर्शकों को बता दीजिए, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, कि कब तक सूची आ सकती जी। है फिर, और कितना इंतजार करना होगा। देखिए, चर्चा चल रही है, बहुत तेज गति से चल रही है। मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर हम अपनी सीटों का औपचारिक ऐलान करने में कामयाब हो जाएंगे। अनुप्रिया जी, क्योंकि देखिए इस बार जो अगर हम मौजूदा वक्त में देखें, मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आ रहा है। आपको क्या कुछ लगता है, जनता क्यों एनडीए के साथ जाएगी, जनता क्यों भरोसा करेगी दोबारा एनडीए पर? देखिए, 2017 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के आम मतदाता ने समाजवादी पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, तो उसके कारण क्या रहे, हमें उसका अवलोकन करने की जरूरत है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, प्रदेश में गुंडाराज व्याप्त था, और इसके साथ ही साथ विकास की जो एक अपेक्षा थी आम जनमानस की या आम मतदाता की, उस पर समाजवादी पार्टी की सरकार खरी नहीं उतर पाई थी। वहीं आप 2017 से 2022 के बीच का यदि उत्तर प्रदेश का सफर देखें राजनीतिक दृष्टि से, तो आप नजर दौड़ाएंगे गंभीरता पूर्वक आज कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश का तेज गति से विकास हुआ है। नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कुशीनगर में, जेवर में, अयोध्या में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 60 के लगभग आज मेडिकल कॉलेज इतने कम समय में बनकर भारत सरकार के सहयोग से तैयार हो पाए हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है, एक नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे प्रदेश को गोरखपुर में मिला है। बरसों से जो खाद कारखाना बंद पड़ा हुआ था, उसको हमारी सरकार ने फिर से चालू किया है। हमारे किसान भाइयों का सरकार ने आते ही सत्ता में 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी किया था, और पीएम किसान योजना के माध्यम से आज हर किसान भाई के पास उनकी खेती किसानी की छोटी मोटी जरूरतों के लिए एक धनराशि पहुंच रही है। कोरोना काल में सरकार ने हमारी गरीब जनता, जिनके हाथों से उनका रोजगार चला गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए मुफ्त राशन देने का भी प्रयास किया है। तो आप ओवरऑल जो एक सिनेरियो बदला है, एक परिदृश्य जो बदला है विकास की दृष्टि से, उसको देखते हुए और एक सुरक्षित माहौल जो हम बना पाए हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के आम मतदाता की अपेक्षाओं पर हम काफी हद तक खरे उतर पाए हैं, और इसलिए एनडीए गठबंधन को, अपना दल भाजपा गठबंधन को एक बार फिर से सरकार में वापसी का आशीर्वाद जरूर मिलने जा रहा है। अनुप्रिया जी, आप कह रही हैं विकास के लिए बहुत सारा काम हमारी सरकार ने किया है, और शायद इसलिए आप लोगों को भरोसा भी है कि दोबारा से जनता साथ देगी। लेकिन क्या दलितों की उपेक्षा हुई है, क्या पिछड़ों की उपेक्षा हुई है? और इसी वजह से अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और दूसरे दलों में चले गए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे दारा सिंह जैसे और कुछ नेताओं की। देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करें या दारा सिंह जी की बात करें, इसमें हमें कोई भी डिनाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी हमारे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं। लेकिन चुनाव के वक्त ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चलती है, तमाम दलों से नेता, विधायक, मंत्री एक दल से दूसरे दल में आते जाते हैं, ये बड़ी अब स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो गई है। पॉलिटिकल टर्नकोट्स तो हम हर चुनाव के पहले देखते ही हैं। कई बार इसमें ये भी संभावनाएं होती हैं कि जिस पार्टी से आप लड़कर जीते हैं, शायद उसके सर्वे में आपकी रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आई है, आपको टिकट डिनाई हो सकता है, इसलिए आप दूसरी पार्टी को या दूसरे गठबंधन को आप चयनित करते हैं और चुनाव के ठीक पहले जाने का निर्णय लेते हैं। अब ये सारे पत्रों में मैंने देखा कि जो भाषा है वो भी एक ही स्वरूप भाषा है, मतलब शब्दों का चयन भी बिल्कुल एक जैसा है। तो अब हर किसी का भाव भी एक ही जैसा है और हर किसी के शब्द भी एक जैसे हैं, ये थोड़ा सा समझ से परे है। तो मैं यही कहूंगी कि मुझे लगता है कि अपने अपने इलेक्टोरल पर्सनल बेनिफिट्स को देखते हुए कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया है, और कुछ लोग उधर जा रहे हैं तो कुछ लोग इधर भी आ रहे हैं। अभी हमने देखा समाजवादी पार्टी से अपर्णा जी आ गए। जी, क्या आप मानती हैं कि उनके जाने से, जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके जाने से क्या पार्टी पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव से ठीक पहले
जब ये क्रॉस मूवमेंट होता है, कोई पार्टी छोड़ता है, कोई दूसरे पार्टी से आता है या जाता है, तो चुनाव के ठीक पहले जब इस प्रकार का आवागमन होता है तो उससे एक आम मतदाता के मन मस्तिष्क पे कोई बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल पर्सनल बेनिफिट से गाइडेड डिसीजंस होते हैं। और आम मतदाता यही देखता है कि 5 साल के लिए जब आपने किसी गठबंधन को, सरकार को या पॉलिटिकल पार्टी को अवसर दिया, तो उनके घोषणा पत्र के हिसाब से जो ऐलान किए थे या जो ओवरऑल सरकार की परफॉर्मेंस रही है, जनता की जो अपेक्षाएं थी, उस पर सरकार कहां तक खरी उतरी है, इसका आकलन वो करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअल नेताओं के आने जाने से कोई बहुत प्रभाव पड़ने जा रहा है। अनुप्रिया जी, पिछड़ों की क्योंकि आप लगातार आवाज उठाती रही हैं, आपको क्या लगता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आप लोग बार बार ये दावा कर रहे हैं कि दोबारा से हम लौट रहे हैं, क्या कुछ और बेहतर करने की जरूरत है? कहां पर आपको थोड़ी बहुत कमियां नजर आती हैं? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगी। पहले तो 5 साल किसी राज्य को बदलने के लिए बहुत लंबा समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5 सालों में बहुत सारा विकास का काम हुआ है। अभी हमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के पास इतनी बड़ी आबादी नहीं होती है। तो आबादी के साइज को देखते हुए, क्षेत्रफल को देखते हुए, आबादी की सघनता को देखते हुए, 5 साल के पीरियड को देखते हुए जो विकास यात्रा हमने शुरू की है, अगले 5 साल अगर उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमें और मिलेंगे तो मुझे लगता है कि हम और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव, विकासशील राज्य उत्तर प्रदेश को बना पाएंगे। और बहुत महत्वाकांक्षा है लोगों के अंदर, एस्पिरेशंस है, उनकी आकांक्षाओं को पर लगेंगे। हमारे जिन बच्चों को जिन लोगों को अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ता है, रोजी रोटी की तलाश में पलायन करना पड़ता है, वो सब हम रोकने में कामयाब होंगे। एक तो बात ये है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा दबा कुचला वर्ग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी 50% से ज्यादा है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 22.5% है, तो एक दबे कुचले वर्ग की सामाजिक रूप से जो एक संरचना है उत्तर प्रदेश की, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है। और इनके हित में अभी एनडीए गठबंधन को बहुत सारा काम करना और बाकी है। बहुत कुछ हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे मेरी पार्टी निरंतर कहती है कि भारत सरकार में हमें एक पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अलग से बनाने की जरूरत है। जैसे हमारे पास एक अलग से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, एक अलग से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इस पर हमको काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछड़ों के हक में अभी हमें और बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगले 5 साल हमें मिलेंगे तो हम और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। अनुप्रिया जी, क्योंकि प्रचार हम बहुत तेजी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं और जो दिल्ली के नेता हैं वो तक यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कई छोटे दलों का ये भी मानना है कि उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं इन सब चीजों में। जिस तरीके से जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत बड़ी पार्टियां तो कर सकती हैं अच्छी तरीके से प्रचार, लेकिन छोटी पार्टियां उस तरीके से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगी। देखिए, इस बात में सच्चाई है, क्योंकि जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारा पैराफर्नेलिया होता है। लेकिन छोटे दलों के पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं, रिसोर्स बहुत सीमित होते हैं। और जिस तरीके से, जिस गति से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, तो इतना सारा इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं होता है। इसलिए आम जनमानस के पास या आम वोटर के पास जो रीच हमारे बड़े पार्टियों की होगी, वो हमारे बहुत छोटे छोटे पार्टियों की नहीं हो पाती है। लेकिन समस्या हमारे सामने इस पैंडेमिक की है। अगर हम फिजिकल कैंपेन अलाउ कर देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत जरूर रहेगी कि इन्फेक्शन और तेजी से कहीं बढ़ ना जाए, जिसको अभी हम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने आम मतदाता के जीवन से खिलवाड़ भी तो नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ी समस्या है, मैं मानती हूँ, मेरी पार्टी भी उसकी भुक्तभोगी है। हमारे पास उतना सेटअप या उतना पैराफर्नेलिया नहीं है जितना हमारे बड़े सहयोगी दलों के पास है। लेकिन इस कठिनाई के दौर में हमको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नजर नहीं आता। महिला वोटरों पर भी इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर टिकी हुई है और कांग्रेस ने तो अलग से एक पूरा घोषणा पत्र ही तैयार कर लिया है कि महिलाओं को क्या कुछ वो उनकी बेहतरी के लिए करने वाले हैं। आप इसे किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि महिला वोटरों की भी अच्छी खासी तादाद है और वो जिसके साथ भी जाती हैं सरकार बन जाती है उसकी।
देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं हुई है और कोई कमिटेड उनका वोटर भी नहीं रह गया है अब। तो एक नए तरीके से मुझे लगता है कि पार्टी ने एक महिला वोटर के रूप में एक नया अपना वोटर क्रिएट करने की प्रयास किया है। लेकिन जहां तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सवाल है या महिलाओं को ज्यादा अवसर देने का विषय है, तो कांग्रेस ने तो कई बार देश में सरकार बनाई है, तो क्या तब ये ख्याल नहीं आया कि हम महिलाओं की प्रतिभागिता को राजनीति में कैसे बढ़ाएं? मेरा ये मानना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये एक चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए और केवल चुनाव के वक्त पे महिलाओं को एज अ वोटर अपील करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए और जब हम वाकई में उस पोजीशन में हो, उस हैसियत में हो कि हम ऐसा कुछ कर सके, तब यदि हम महिलाओं की भागीदारी के प्रति उदासीनता दिखाएं तो ये कहीं ना कहीं हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुप्रिया पटेल जी हमारे से जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि मंथन हो चुका है और जल्द ही सूची भी जारी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि अपना दल को कितनी सीटें मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए।